तो इस वीडियो में हम लोग साइंस के 10 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसी बीच में एक प्रॉब्लम आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हो। उसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के वर्किंग में जो फिनोमिना लाइट का यूज होता है वो कौन सा है? तो आपको पता है कि जब लाइट लेंस से एंटर करता है तो उसका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है, इसलिए वहां पे होता है रिफ्रैक्शन। इसलिए आपको आंसर लिखना है रिफ्रैक्शन। इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड है, एक्स ऑफ एन एनिमल कंटेन 10 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ विच वन इज एक्स क्रोमोसोम। एक मतलब यहाँ पे गैमिट की बात हो रही है, और गैमिट में कुल 10 क्रोमोसोम्स जिसमें से एक एक्स है। तो यहाँ पे ऑटोसोम्स कितने हो जाएंगे? 9। तो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है वो होता है डिप्लॉयड, मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम्स 20 होंगे। और यहाँ पे अब क्रोमोसोम्स जो सेक्स वाला होगा वो 2 हो जाएगा, इसलिए ऑटोसोम्स हो जाएंगे 18। इसलिए इसका आंसर है सी। आप याद रखना, गैमीट्स के अंदर जितने भी ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसका ठीक डबल क्रोमोसोम्स जाइगोट के अंदर होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब उस रिएक्शन को कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी, मींस हीट रिक्वायर्ड। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। बर्निंग ऑफ कोल से भी हीट रिलीज होता है, इसलिए एक्सोथर्मिक है। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जब कंपोस्ट फॉर्म होता है तो आपको देखा होगा अपने मटेरियल्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी यहाँ पे भी हीट रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो उस कंडीशन में ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हीट आपने प्रोवाइड की है, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए डी सही है। नेक्स्ट, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। जब कोई भी प्लांट चला जाता है स्ट्रेस की कंडीशन में, तो स्ट्रेस की कंडीशन में उसको अपने ग्रोथ को रोकना होता है, और ग्रोथ को रोकने के लिए वहां पे फिर हार्मोन रिलीज होंगे। और इन चारों में जो स्ट्रेस हार्मोन है वो होता है एब्सिसिक एसिड, इसलिए यहाँ पे जो एब्सिसिक एसिड होगा वो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नेम ऑफ एल्डिहाइड हैविंग 4 कार्बन्स। एल्डिहाइड का मतलब ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन का चेन दैट कंटेन एल्डिहाइडिक मींस सीएचओ ग्रुप। अब सीएचओ ग्रुप में एक कार्बन पहले से आ चुका है, इसलिए अब आपका जो पेरेंट रूट होगा उसके अंदर केवल 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। इस 4 कार्बन का जो एल्डिहाइड होगा उसका फॉर्मूला आप लिखोगे CH3 CH2 CH2 एंड CHO। तो 4 कार्बन का जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग जनरली बोलते हैं ब्यूटेन। और अगर ये एल्डिहाइड होगा तो ई को ड्रॉप करना है और यहाँ पे लगाना है अल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेनल। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट है, नेम द एलिमेंट विच हैज ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के कंपेयर में सेकेंड सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डबल हैं। तो कह रहा है इसमें से कौन सा एलिमेंट होगा, आप बता दो। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके दे देना है। इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, how many eggs are produced every month by either of the ovaries in the human female। ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ओवरी है वो 2 होता है, जो दोनों साइड यूट्रस के प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे केवल किसी एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है। बहुत रेयर केस है कि किसी कंडीशन में यहाँ पे हर मंथ एक से ज्यादा एग रिलीज हो जाए। जहां पे एक से ज्यादा एग रिलीज होता है वहां पे ट्विंस फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आइदर ऑफ द ओवरी से केवल एक एग रिलीज होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सही है फर्स्ट। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने एक मिरर लगाया हुआ है,
और इसका इमेज ये यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये स्क्रीन है। और यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है सारी एक दूसरे के पैरेलल है। और जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो हम मानते हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। ये लाइट इन्फिनिटी से आ रही है। और जब इन्फिनिटी से लाइट आती है तो इमेज फॉर्मेशन हमेशा कहाँ पे होता है, फोकस पे। मतलब कि ये आपका फोकस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें फोकल लेंथ आप बता दो। तो जो फोकल लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो फोकस का हम लोग डिस्टेंस बताते हैं मिरर से। यहाँ पे आपको बस चेक कर लेना है कि इस फोकस और इस मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे आप देखो 4, 6, 8 ऐसे लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे इन दो के बीच में 10 डिवीजन है, मतलब एक डिवीजन का मतलब हो गया 0.2। यहाँ पे ये 4 के बाद 1, 2, 3 थर्ड पे है, मतलब इसकी वैल्यू है 4.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये है 15 और 15 के बाद 1, 2, 3 मतलब ये हो गया 15.6 सेंटीमीटर। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो हो जाएगा 15.6 माइनस 4.6 और माइनस करोगे तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे फोकल लेंथ 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statement is not true about budding in yeast? Bud arises from any part of the parent cell. Before detaching from parent cell, a bud may form another bud. Bud separate from parent body and develop into new individual. And a bud arises from a particular region on parent body. तो आप जानते रहना कि यहाँ पे जो ईस्ट के ऊपर ये बड जनरेट होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जनरेट हो जाएंगे। वो उनका कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है जहां पे वो डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होंगे जो डिवाइड होके बड बनाते हैं। और अगर वो न्यू होगा तो जहां पे उससे वो जर्मिनेट हुआ है उसी जर्मिनेटिंग सेल से ही बड फॉर्म होते हैं। और ये डिटैच अगर नहीं होगा बड तो इसके ऊपर बड और फॉर्म हो सकते हैं जिससे कि चेन बनती है। तो सेकेंड वाला तो सही है कि बिफोर डिटैचिंग यहाँ पे बड नया फॉर्म हो सकता है। और बड सेपरेट होने के बाद न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, ये भी सही है। और बड एराइज होगा किसी पर्टिकुलर रीजन में, ये भी सही है। ये वाला गलत है कि बड कहीं से भी एराइज हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका है रॉन्ग, इसलिए ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट्स। यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें बेसिक कौन है। तो आपको बस चेक कर लेना होता है कि जब इसका आप हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट करोगे तो आपको एसिड बेस कौन सा मिलेगा। अगर उसमें कोई स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस आता है वीक के साथ, फिर वही नेचर वो शो करता है। तो जब आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट डिटेल में नहीं लिख सकते तब भी आपको करना क्या है, जो सॉल्ट दिया गया है उसमें डायरेक्ट पहले के साथ OH ऐड कर दो, दूसरे के साथ H ऐड कर दो, आपको एसिड और बेस मिल जाएगा। कौन स्ट्रांग कौन वीक है उसका कॉम्बिनेशन आप चेक कर लो। जैसे पहले वाले में इसमें OH और इसमें H जोड़ोगे तो आ जाएगा NaOH और H2CO3 का कॉम्बिनेशन। इस वाले में आ जाएगा NH4OH और HCl का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आएगा NaOH और HNO3 का कॉम्बिनेशन। और ये आ जाएगा KOH और HCl का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे दोनों स्ट्रांग है इसलिए न्यूट्रल नेचर। यहाँ पे भी दोनों स्ट्रांग है, न्यूट्रल नेचर। यहाँ पे ये वीक है और ये जो एसिड है वो स्ट्रांग है इसलिए एसिडिक होगा। यहाँ पे बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रांग बेस होने की वजह से ये बेसिक सॉल्ट का नेचर शो करेगा, इसलिए आंसर होगा ए। लास्ट प्रॉब्लम, when a 4 volt battery is connected across a unknown resistor, there is a current of 100 milliampere in the circuit, the value of resistance is। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। द वोल्टेज गिवन इज 4 volt एंड द करंट इज 100 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में आप चेंज करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 10⁻³ एम्पियर। और यहाँ पे R आपको बताना है। देन द R इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 10⁻⁻1। और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10, इसलिए 4 × 10 मीन्स 40 ओम इसका हो जाएगा आंसर, इसलिए इसका आंसर है सी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे किसी प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।